हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन विविध प्रश्नावली। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों की भाषा बनाते हैं। भाषा बनाने में तो हम माहिर हैं यार। चलो साथ में क्या कहता है, देखो जरा। दो फल, ये सवाल तुम अपने आप करना, अपने आप करो पहले, उसके बाद आराम से फिर देखो क्या क्या होना है, ठीक, तब करो। मतलब एनसीईआरटी में ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों के हल देख लो, कुछ सवालों के हल देखो, कुछ के करो। जो नहीं हो रहा है वो फिर देखो, फिर उसे चेक कर लो, अपने तरीके से पहले टक्कर मारो, खुद टक्कर मारो, तभी तो बात बनेगी, ठीक। जो बेसिक पढ़ाया है पहले, फलन का जब बेसिक पढ़ा रहा था मैं, वो मैंने 5-6 लेक्चर दिए आपको, हर चैप्टर में ऐसा होता ही है हर टॉपिक पे। तो वो चीज़ें आपको पूरा वीडियो देखना है, और एनसीईआरटी के उदाहरण जब मैं कर रहा हूँ वो भी पूरा वीडियो देख लो। लेकिन जब सवालों की बात आती है तो सवालों को पहले प्रैक्टिस करो, करो पहले, उसके बाद वीडियो रोक के सवाल को करो। वीडियो रोक लो, पॉज कर लो वीडियो, यही तो मजा है वीडियो में। वीडियो को पॉज कर लो, सवाल करो, फिर जांच कर लो, भगा के देख लो वीडियो, ठीक है, ओके डन, आगे बढ़ो। ये होता है तरीका। जो लोग ऑनलाइन पढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, ऑनलाइन फीस देने में, ऑनलाइन में आने में हिचकिचा रहे हैं, सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, बहुत कुछ गंवा रहे हैं अपना। प्रकृति के परिवर्तन के साथ जो नहीं चलता वो पीछे रहता है। बहुत सारे बच्चे हिचकिचा रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में फीस जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये देखिए कि सुविधा कितनी बड़ी है, फैसिलिटी कितनी बड़ी है, और कितनी कम फीस में है। कम से कम पैसे में बड़ी से बड़ी सुविधा, बड़ा से बड़ा मामला मिल रहा है, बड़ा कोर्स मिलता है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो प्रकृति के साथ चलना, जो लोग प्रकृति के साथ चलते हैं, नई चीज़ों का स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। जो बच्चे कोर्स में आगे आ रहे हैं उनके मज़े आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये तो हमें तो पता ही नहीं था, इतने अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही हैं। खैर आप भी उनमें से एक हैं, ओके डन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और देखो भैया, अपनी अपनी ज़िंदगी के सब मालिक हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपने क्या दुनिया में से प्राप्त किया है, इसका जवाब आपको ही देना है। अपने आप को भी देना है, बाकी सबको भी देना है, लेकिन देना आप ही को है। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, इसका जवाब मुझे अपने आप को देना। जहाँ जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ सुविधा मिले, जैसी जैसी जीवन की व्यवस्था हो, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन में परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है तो रिस्क ले लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जो पीछे हटता है वो पीछे रह जाता है। जिंदगी में रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, ये भी एक कहावत है। रिस्क थोड़ा थोड़ा सा लेना चाहिए। तो जो लोग भी मान रहे हैं कि भाई ऑनलाइन में जाके कुछ रिस्क है, कुछ खतरा है, तो मेरा मानना ये है यार, अगर कुछ खतरा है भी तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। ऑनलाइन जाओ, पढ़ाई शुरू करो। चलिए ये तो हो गई ज्ञान की और अज्ञान की बातें। अब करते हैं शुद्ध गणित की बातें। प्रश्न नंबर 7, ओके। अब आया क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्राकृत संख्याओं में दो फलन है। देखो पकड़ना पड़ेगा बात को, यहां अक्सर तुम गलती कर दोगे। एफ एन एन और जी एन टू एन, जी एन टू एन, यानी यहाँ तुम्हें जो भी मान प्राप्त होगा वो प्राकृत संख्याओं में होगा, और जो भी मान तुम रखोगे फलन में x के स्थान पर, वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यानी इन फलों में प्राकृत संख्याओं के अलावा कोई नंबर तुम्हें रखना ही नहीं है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहो। प्राकृत संख्याएं जीरो नहीं। अगर जीरो से गिनेंगे 0 1 2 3 तो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक। गोप आच्छादक है किंतु एप आच्छादक नहीं है।
ये कह रहा है कि इस फलन में जो गोप है वह आच्छादी है या आच्छादक है। किंतु एफ आच्छादी नहीं है। एफ आच्छादी नहीं है। ठीक, तो यहां पर फलन कह रहा जी, एक फलन मान सकते हो आप, एफ एक्स प्लस वन मान सकते हो, और जी एक्स एक्स माइनस वन या वन पर विचार करके आप ये मान सकते हो। अगर आप इस दिए हुए संकेत से काम नहीं लेना चाहते तो आप मैपिंग करके भी इस सवाल को बता सकते हो। तो मैं आपको मैपिंग का फंडा समझा देता हूँ। पहले जो लिखा है उसको भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, संकेत का इस्तेमाल भी करूंगा, मैं मैपिंग करके देता हूँ। प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में फलन है। तो देखो ये एफ है, ये एफ है इस तरीके से। तो यहाँ भी प्राकृत संख्या है, यहाँ भी प्राकृत संख्या है। यहाँ प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 बस। और मैंने एफ को आच्छादक नहीं बनाया, मैंने 4 एक ऐसा एलिमेंट ले लिया, एक ऐसा अवयव ले लिया जिसका इधर कोई प्रतिबिंब नहीं है। और फलन बनाने की प्रक्रिया में ये बात सम्मिलित है कि भाई जो इधर लेते हो x की जगह पे, उसमें सबके प्रतिबिंब y में होने चाहिए, लेकिन जो y लेते हो अनिवार्य नहीं है। अगर है सबके तो आच्छादी है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फलन कैसा है, मैंने एक ही बना लिया। ओके, अब मैं g बनाता हूँ, दूसरा फलन g बनाता हूँ। अब मैं यहाँ एक n और बना देता हूँ प्राकृत संख्याओं में ऐसे, और इस फलन को मैं g लिख देता हूँ, ये वाला। और g में भी मैं कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। g में डाल देता हूँ 1 2 3 ऐसे, और आगे बढ़ा देता हूँ यूँ। ठीक, अब मैं गोप देखता हूँ, गोप। तो गोप क्या होगा जरा बताओ। गोप, गोप में ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, तो यानी 1 2 3 1 2 3। तो देखो बात एकदम क्लियर हो रही है ऐसे। ये 1 2 3 कहां से आ रहा है, यहां से, और ये 1 2 3 कहां से आ रहा है, यहां से। तो ये एकेकी है, आच्छादी भी है, लेकिन यहां शर्त एकेकी की नहीं है, आच्छादी की है। तो गोप आच्छादी हुआ। गोप कैसा हुआ, गोप आच्छादी हुआ। लेकिन एफ आच्छादी नहीं है, पक्का। तो मैपिंग से, आरेख से स्पष्ट है कि गोप आच्छादी है, किंतु एफ का आच्छादी होना अनिवार्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आरेख से स्पष्ट है कि गोप आच्छादी है, किंतु एफ का आच्छादी होना अनिवार्य नहीं है। यानी यह आच्छादी नहीं भी है तब भी काम चलेगा। ये लो, ये बात तो है कि तुम सिंपली मैपिंग करके दिखा सकते हो कि भैया ये चीज़ हो रही है, जिस पे हमने बहुत पहले भी बहुत सारे सवाल ऐसे बनाए हैं, उन पे अच्छे से हमने विचार किया है। अब जो माना जाने वाला फलन है x के पदों में, उसको भी विचार कर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं। संकेत बता रखा है तो संकेत के अनुसार भी काम कर सकते हैं। अब संकेत पे काम करता हूं मैं, अब जो संकेत दिया है उसके हिसाब से करके दिखाता हूं आपको। चलिए, एफ एक्स है x प्लस 1, ये एफ एक्स है, और जी एक्स है x माइनस 1 और 1
और कुछ शर्त लगाई है, x 1 से बड़ा है और x जो है 1 के बराबर है, ऐसे। तो ये फलन थोड़ा सा अजीब है। कह रहा भाई अगर x पूरा 1 रख दूं तो g का मान कांस्टेंट होता है, अचर होता है, 1 होता है। अगर 1 से बड़ा है तो इस संबंध के अनुसार होता है। ठीक, अब यहां पर गोप आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं है, इस बात पर हमें फोकस करना है। ठीक, तो गोप आच्छादक है। सबसे पहली चीज ये होती है भाई गोप आच्छादक है, यानी अगर मैं इस gx में ये fx डाल दूं तो स्थिति कैसी होगी, जबकि मुझे प्राकृत संख्याएं ही डालनी हैं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो 1 है, 1 ही रहेगा। यहां पे डाल सकता हूं, तो गोप कैसा होगा जरा देखें, गोप कैसा होगा, यहां पे डाल सकता हूं। ये तो अचर पद है, इसमें तो कुछ मैं डालूंगा नहीं, x सही नहीं, इसमें तो डालूंगा क्या, यहाँ पे डालूं तो यहाँ डाल देता हूँ, देख fx x की जगह पे। ठीक, तो ये हो गया fx माइनस 1 1 हो गया, और ये शर्त जो कि तो लगी रही x1 x बराबर 1 प्राकृत संख्याओं के लिए। अब इसके बाद ये चीज़ कितनी आ गई, x प्लस 1 यहाँ डाल लूँ, x प्लस 1 माइनस 1, कुछ ऐसी स्थिति बन गई 1, और ये जो कहता हूँ x बड़ा है 1 से, x बराबर 1 है। अब जरा आगे बढ़ते जाओ, देखो ये 1 से 1 कटेगा, ढूं ढूं, तो कितना आ गया, तो गोप कितना आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल एकदम, ये आ गया x बड़ा है 1 से, 1 आ गया, x बराबर 1, तो ये आ गया गोप x। तो गोप कितना आ गया, ये आ गया। तो हम देख रहे हैं गोप, ठीक, x, अगर मैं इसे लिखूं गोप x तो कितना हो गया, x हो गया, सिंपल। यहां पर किसके लिए, x बड़ा है 1 से, तो यानी एक x पे इसका एक ही मान है। अगर यहाँ x स्क्वायर होता, साइन x होता, कोस x होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, 2x पे एक इसका एक मान हो जाता, लेकिन एक x पे एक ही मान है, और बराबर 1 है तो 1 पे भी एक ही मान है। भाई ये 1 है तो 1 पे भी एक है, और 1 से बड़ा है तो भी x एक सरल रेखा या एक सरल निरूपण होगा, एक पे एक ही मान होगा। तो यहां लिख देते हैं गोप x इक्वल्स टू y बराबर x, तो y1 बराबर x1 एवं y2 बराबर x2, अतः y एक की आच्छादी फलन है। तो सवाल यहाँ आच्छादी का है, एक की तो तुम ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आच्छादी होना चाहिए। ठीक, एफ आच्छादी नहीं है। अब बात आई कि साहब एफ आच्छादी नहीं है, अब ये जो एफ है यह आच्छादी नहीं है, प्राकृत संख्याओं में यह आच्छादी नहीं है। यानी बहुत सारी प्राकृत संख्याएं आप ले सकते हैं, दैट नॉट मैटर, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, कुछ प्राकृत संख्याएं रखेंगे x की जगह पे, तो n में बहुत सारी प्राकृत संख्याएं हैं, वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको आप आच्छादी ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालें गोप, तो गोप आच्छादी फलन होगा। जबकि यहाँ हल करने पता लग रहा है कि साहब ये तो एक की आच्छादी है, तो कुल मिला के स्पष्ट हो गया कि आच्छादी फलन है। तो बात आच्छादी फैलानी थी, एक के आगे अलग बात है, कंसेप्ट कहीं पे मिस तो नहीं हुआ, एक बार जांच करें। ये gx है, fx इसकी जगह डाल दिया, ठीक, डन हो गया, इस फॉर्म में आ गया। x 1 से बड़ा है तो x है, तो एक x पे एक ही मान होगा, एक ही हो गया। ठीक, हर x पे हर x पे y का मान होगा ही होगा, आच्छादी हो गया। x 1 है तो 1 है, यानी आच्छादी का मतलब हर x पे मान y का होगा ही होगा, ये भी बात कन्फर्म हो रही है। ठीक, तो एक की आच्छादी फलन है, डन हो गया, ऐसे भी देख लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आ गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 7। अब चलो प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ओके, आई विल क्लीन अप द बोर्ड। बोर्ड को साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, काला काला धूल धमाल मैला मैला, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही कहानी, फिर वही स्टोरी लाइन हमें बनानी पड़ेगी। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। अरिक्त समुच्चय यानी x में अवयव हैं। अब 1 2 3 जो चाहे मान लो। इसमें से एक पावर सेट बनाया गया है समस्त उप समुच्चयों पर। विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चयों में a b के लिए a r b और केवल यदि ए बी में से बने, क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है। यानी हमने अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीज़ें आ गई हैं सवाल के अंदर। ठीक, खैर अलग अलग पॉइंट लेके मैं बताता हूँ कहानी क्या है, यानी सवाल क्या है, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा मुझे। तो कह रहे हैं कि x एक अरिक्त समुच्चय है। यानी मैं मान लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ मैं, यानी x जो है एक अरिक्त समुच्चय है। तो x में मैंने ले लिया बच्चों अरिक्त समुच्चय, तो मैंने x में एक अवयव ले लिया a। ये लो, बस झंझट नहीं किया मैंने ज़्यादा, ये अरिक्त समुच्चय हो गया। अब इसके पावर सेट बनाऊंगा तो क्या बनेंगे ज़रा बताओ। इसके पावर सेट, इसके पावर सेट यानी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो क्या ले सकते हैं उसमें, एक ले सकते हैं फाई, एक ले सकते हैं ए। ये लो भाई, यही होगा और तो कुछ होने का नहीं। ये लो, ये पावर सेट है। ठीक, कम से कम लिख के बताया। अब इन्होंने कहा x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय हो गया, पर विचार कीजिए तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस px में एक संबंध r परिभाषित करना है मुझे, यानी इस px में, इन अवयवों में एक संबंध मुझे बनाना है। ठीक, px में एक संबंध बनाना है। px में उप समुच्चयों a और b के लिए a r b, यानी इसमें उप समुच्चय बनाने हैं मुझे। a मान लीजिए मैंने a में ले लिया a, ऐसे एक अवयव में की जगह एक ले लिया, और b में ले लिया मैंने 5 और a दोनों। चलो को मैंने x में से 2 उप समुच्चय बना दिए। एक को मैंने इसके बराबर ले लिया, एक को मैंने कम करके ले लिया। ठीक, यानी ये जो दोनों a और b हैं, ये px के समुच्चयों से बनाए हुए समुच्चय हैं। अब a और b में मुझे संबंध बनाना है, यानी इसके तत्वों को, एलिमेंट्स को लेके मुझे संबंध बनाना है। a b, और ऐसा बनाया कि a जो है वो b है, ये भी बना दिया मैंने। देखो b में से a बना हुआ है, तो a b का उप समुच्चय भी हो गया। बात को समझ रहे होंगे, सिंपली चल रहा होगा। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है, तो r जो है px में एक तुल्यता संबंध है। ठीक, यानी क्या ये संबंध अगर बने a r b, तो a r b मुझे बनाना है। तो a r b बनाता हूँ,
ए आर बी, ए और बी में एक संबंध बनाता हूँ, तो ये संबंध जो है क्या होगा जरा देखें एक बार। ए और बी में, ठीक, यानी ए और बी में अगर मैं संबंध बनाऊंगा तो जो कार्तीय गुणनफल है इसके अवयवों को लेकर जो संबंध बनता है वही मैं बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, ए, तो ए 5 ये ले सकता हूँ दोनों, फिर ए ले सकता हूँ, ए, ठीक। तो ये देखो ये आ गया, ये आ गया ऐसे। लो बच्चा, ये बनाया है, ये आया है मामला निकल के, ठीक। तो क्या ये संबंध तुल्यता संबंध है? तुल्यता संबंध होने के लिए आपस में संबंध होना चाहिए, ए यानी ये चीज एक समुच्चय के अंदर चली जाए, ये लो चली गई है तो ओके, और ये अलग ए के साथ 5 ये भी चली गई, लो ये लो ऐसे। तो यानी एक संबंध ये हो गया, एक संबंध ये हो गया। तो ये जो संबंध है तुम देख रहे हो तो स्वतुल्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है, ना कोई सम्मित है ना कोई संक्रामक है। तुल्यता संबंध के लिए सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। तो उत्तर हो रहा है जो है इसका नहीं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये आ रहा है नो। ओके डन। तो तुल्यता संबंध में क्या होना चाहिए था? तुल्यता संबंध में कुछ ऐसा होना चाहिए था, ए, समझ रहे हैं बात को, ए बी ए ऐसे होना चाहिए था, देखो यूँ, ओके। उसके बाद ए बी सी और सी ए ऐसा होना चाहिए था। इस तरह के एलिमेंट आने चाहिए थे, क्योंकि ये क्या है, स्वतुल्य, ये क्या है, सम्मित, ये क्या है, संक्रामक, ये आना चाहिए था तुल्यता संबंध में। ऐसा तो आया नहीं, एक एलिमेंट से मालूम पड़ गया ये सब तो नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के सम्मित और संक्रामक आए नहीं, स्वतुल्य आते रहेंगे, तो इसका मतलब संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो कुल मिला के सवाल की भाषा कैसी थी मैंने सरल करके बताया आपको, ठीक। लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट लिया, आप 2 एलिमेंट ले सकते हो, यहाँ पे 2 लिख के चलो, ये लो, तो यहाँ पे झंझट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर पावर सेट में ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा कि स्वतुल्य आ रहा है, सम्मित और संक्रामक नहीं आ रहा है, तो भी आप देख सकते हो। बट बेटॉल कि ए रहने दो, चेक करने का बढ़िया तरीका, बस यही लिख दो फाइनल, और यहाँ तक लिख दो ए, बस फिनिश। सब स्वतुल्य है, संक्रामक और सम्मित नहीं है, अतः तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक। स्वतुल्य है किंतु सम्मित एवं संक्रामक नहीं है, ओके। सेम एलिमेंट आ रहा है, ठीक। 2 एलिमेंट लेंगे तो और आ जाएंगे, 2 एलिमेंट पे लिखोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो इस संबंध को जब 3 एलिमेंट पे चलाएंगे, 3 पे लिख के देंगे तो बड़ा सवाल बन जाएगा, ए बी सी, तो तीनों पे लिख के बना लो, ऐसे लिखते जाओ, पावर सेट बना लो, डाल दो इसमें, तो अपने आप पता लग जाएगा, ओके। चलिए, इसको ज़्यादा बड़ा जानबूझ के नहीं किया मैंने, इसकी लैंग्वेज को, इसकी भाषा को छोटा करके बता दिया बस। बाकी आप लिख लेना, अपने तरीके से बढ़ा के लिखेंगे तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ये बाइनरी ऑपरेशन पर है, द्विआधारी संक्रियाओं पे है। ये कि ये तो आराम से बाद में करेंगे, इसके पहले फलन को निपटा लें जरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ओके। स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या
ज्ञात कीजिए। तो ये तो होता है भाई, फैक्टोरियल n है इसका आंसर, स्वयं आच्छादक फलनों की संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे देखा जाए तो, 10 है। कह रहा है इसमें 1 2, ये जो n है ये कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी। समुच्चय ए से संबंध बनाया जाए, समुच्चय ए मान लो में आच्छादक फलनों की संख्या, ये हमने किया हुआ है, देखा था बना के उदाहरण में भी, फलनों की संख्या। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n, n है ना संख्याएं, तो फैक्टोरियल n लिखते हैं। यही उत्तर है बस। तो फंडा क्या है, पहले समुच्चय में संबंध बना लेंगे, संबंधों में फलन बना लेंगे, तो आच्छादक जो फलन होंगे उनकी संख्या होगी फैक्टोरियल n, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में क्या, मान लीजिए S जो है, S A B C है, और T 1 2 3 है। दैट इज वेरी सिंपल सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। F और F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है तो। ठीक, तो यहाँ पे F दे रखा है कि इनसे बनकर एक फलन बनाया गया, हमने दोनों से F बनाया हमने। ये जो फलन है ये है A3 B2 और C1, कुछ इस तरीके से एक फलन बनाया हुआ है। कह रहा है इसका F इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इनवर्स होने के लिए ज़रूरी है, ये पहला सवाल है बेटा, ये पहला है, एक टॉपिक एक पॉइंट और है अभी। तो इनवर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो फलन बना है वह एकेकी आच्छादी हो। तो हम देख रहे हैं ये फलन एकेकी आच्छादी है या नहीं। तो इन दोनों की मैपिंग बना लेते हैं पहले। यहाँ क्या बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं S, और यहाँ क्या बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं T। इसमें रखते हैं A B C, इसमें रखते हैं 1 2 3। तो ये जो चीज़ है इसको बना के देखते हैं मैपिंग पे। A के साथ संबंध किसका, 3 का, तो ये बन गया A के साथ 3। अच्छा, B का 2, ये B का 2 बन गया, लो ठीक, और C का 1, C का 1 बन गया। ठीक, तो फलन एकेकी आच्छादी है, एकेकी आच्छादी है। ठीक, तो F इनवर्स उल्टा करके लिख देंगे बेटा। F इनवर्स क्या करेंगे, उल्टा, इधर से इधर, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3A 2B, उल्टा कर देना बस, क्योंकि एकेकी आच्छादी हो चुका है, 1C, बस ये लो, ये उत्तर आ गया, यही है इनवर्स। तो बात समझ में आ गई होगी। पहले सेट किया भाई, देखो एक पे एक मान है कि नहीं। इधर से अगर F है, इधर से अगर F है, तो इधर से F इनवर्स है, ये लो, तो ये कर दिया, पलट दिया इनको, 3A 2B C1। तो तुम जानते हो, मैंने क्वेश्चन आसान है। अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है। इसका दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है, इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो ये लो, ये लो। दूसरे हिस्से में क्या कह रहा है जरा देखें, ये लो, दूसरे में दिए हैं A2 B1 C1, A2 B1 C1। अब इसमें जरा करके देखें इस तरीके से, फिर से इसमें करके देखो, इसमें देखो गड़बड़ हो जाएगी। A2 तो A B C 1 2 3, तो A2 ये रहा, A2 B1 ये रहा, C1 ये रहा, गलत हो गया बेटा। तो फलन एकेकी आच्छादी नहीं है, बात समझ में आ गई होगी, एकेकी आच्छादी नहीं है। अतः इसका प्रतिलोम F इनवर्स
परिभाषित नहीं है। बात समझ में आ गई होगी? क्या प्रॉब्लम आई है? यहां पे आई है समस्या। अगर एक पे एक मान होता तो उल्टा कर देते, एक एक ही आच्छादी हो जाता। अब यहाँ 3 ये है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसका मतलब, और यहाँ 2 पे एक मान है, तो एकाकी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। एकाकी आच्छादी दोनों होने चाहिए प्रतिलोम के लिए, ये बात पक्की की हुई है बहुत पहले, कई सदियों से हम पक्की करते आ रहे हैं इस बात को। ओके डन। तो इसका प्रतिलोम नहीं है। ओके 12 द्विआधारी है और ये भी द्विआधारी है। 14 समुच्चय द्विआधारी है। 15 में कुछ हल करना है। 15, 16, 17, दैट इज सिंपल यार। 3 सवाल हैं बस, इन्हें फटाफट कर देते हैं। वो ऑब्जेक्टिव है, छोटे मोटे सवाल हैं, निपटा देते हैं काम। तो दैट ऑल ऑन फोकस। 15, 16 और 17, बस 19 में द्विआधारी है। ठीक, यानी 15, 16, 17 और 18, बस 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 4 सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हें और कर देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नहीं, द्विआधारी को फाइनल करेंगे। अब ले लेते हैं 15 नंबर को। ओके तो दैट विल चेंज कि भाई मार्कर को बदल दें, क्योंकि इसकी इंक जो है हल्की हो गई होगी। दूसरा मार्कर ले लें जिसमें इंक हो ज़्यादा। ये कैसा चलेगा, इसको देखते हैं इसमें रंग है कि नहीं। ओके चेक करता हूँ, ये हरे रंग का है। चलो चित्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट, है ना। दिख तो रहा है यार, हल्का दिख रहा है, बहुत हल्का है। ठीक, चलिए फिर भी चल जाएगा, देख लेते हैं कोशिश करके। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है और ए बी में एक संबंध बनाया गया है। एफ एक्स स्क्वायर माइनस इतने इतने ए द्वारा परिभाषित फलन क्या? फलन जी समान। तो मान निकाल कर देख लोगे, समान आएंगे तो लिख देंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। देखो बात क्या है, यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है ए, ये समुच्चय बेटा ए पक्का, और एक समुच्चय है दूसरा बी। ऐसे ए में जो अवयव हैं -1 0 1 2, इसमें अवयव हैं -1 0 1 2, और बी में है -4 -2 0 2, -4 -2 0 2, ऐसा मामला है। और जो फलन परिभाषित हुआ है यहाँ पे, ए से बी में फलन है। ये देखो, जो फलन है ए से बी में है ऐसे। और एफ एक्स जो परिभाषित किया है, एफ एक्स वो किया है इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे। और बेटा जी एक्स जो परिभाषित किया है इसने, ये बताया है 2 मोड़ x माइनस 1/2। एकदम मजे मजे में चलता रहे, पढ़ता रहे, मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता रहे। भारत के वीर जवान, बना ले दुनिया में अपनी पहचान। ओके डन हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ए एक्स से बिलोंग करता है, यानी एक्स जो भी लोगे वो ए में से ले लोगे फलन। क्या ये समान है? तो मान रख के देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये चीज़ कहाँ है, ये बेटा एक्स है, और यहाँ जो चीज़ आएगी ये एफ एक्स आएगा एक बार, और यही फिर कह रहा है साहब जी एक्स भी यही आना चाहिए। समान तभी होंगे बेटा जब जी एक्स एफ एक्स एक ही आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, x बराबर -1 के लिए जांच करते हैं, तो लिख देते हैं x बराबर -1 के लिए, ये लो। ठीक, तो x बराबर -1 किस किस में रखूं? दोनों में रखना पड़ेगा मुझे, तो लिखता हूं f में लगता हूं f -1। तो ये -1 का स्क्वायर माइनस -1, तो कितना आ गया बेटा 1 + 1, ये आ गया 2। इसी पे g लिख देता हूँ, g -1, ये देखो 2 और -1 -1/2 -1
तो 2, ये कितना आया -3/2, और इसका मोड आया बेटा -1, तो 2 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, क्योंकि -3 नहीं लेंगे बेटा, मोड है 3 लेंगे, तो ये आ गया 2। इसका मतलब g -1 बेटा बराबर हो गया f -1 के। बात क्लियर होगी, फलन समान हो गए। अगला मान क्या लेंगे बेटा 0, ठीक। तो अब देखते हैं f0, यानी g0 डाल देता हूं बेटा, तो f0 होना चाहिए, अगर समान है तो देखो इसमें डाल लो g0, इस चीज को यहां से हटा लो, ठीक है, g0 डाल लो इसमें, ए लो x बराबर 0 के लिए, तो क्या लिखूंगा x बराबर 0 के लिए, फिर मिला देता हूं, देखो बराबर आता है कि नहीं, क्योंकि मैंने लिख दिया यहाँ पे बराबर आ रहा है, मैंने मोटा मोटा दिमाग में लगा के देख लिया, अब देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो f0 देखो तो 0 हो जाएगा, 0 0, और g0 2 -1/2, यहाँ 0 डालूंगा, इसका मोड बेटा -1, तो ये 1/2 रहेगा, 2 गुना 1/2, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा -1, तो बेटा 1 -1, ये भी 0, तो ये बात भी 0, ठीक। ऐसे ही सारी चीज़ें 0 आ जाएंगी बेटा, 1 2 ये भी आ जाएंगे, ठीक। तो f1 = g1, अपने आप बराबर आया करके देख लेना, f2 बराबर g2। अब यहाँ लिख देंगे इन सब चीज़ों से क्या परिणाम मिला बेटा, निकाल के दिखा देंगे, अतः fx बराबर gx, सिद्ध हो गया बेटा, सिद्ध कर दिया तुमने, सिद्ध हुआ। ध्यान रखना मैंने 2 मान निकाले हैं, आपको चारों मान निकालने हैं, फटाफट डाल के दिखा देना है चारों, ये डाल दिया मैंने, तुम लोग इसको भी डालना, इसको भी डालना, दोनों में मान सेम आएंगे, तब जाके लिख देना बराबर है साहब।